प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पढ़ेंगे। लोनेबल फंड मीन्स जो फंड लोन दिया जा सकता है, यानी कि लोन ऋण योग्य जो फंड है उसके ये नाम से थ्योरी है। दूसरा इस थ्योरी का नाम है नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इससे पहले जो थ्योरी थी वो क्लासिकल इकोनॉमिस्टों की थी, और जो जिनमें मार्शल और नौशार विलियम सेनियर, जेबी से, क्लार्क, पीगू इत्यादि जो इकोनॉमिस्ट थे, जो परंपरावादी थे, उनके द्वारा दी गई थी। उसके बाद जो इकोनॉमिस्ट दूसरों ने जो दी है, जो ये थ्योरी दी है, जिनमें मुख्यतः जो इकोनॉमिस्ट हैं वो है स्वीडिश इकोनॉमिस्ट नट विक्सेल। ये परंपरावादी अर्थशास्त्रियों से अलग विचारधारा रखने वाले, इंटरेस्ट से संबंधित पहले इकोनॉमिक्स थे। बर्टिल ओहनलिन, लिंडहाल्स, गुन्नार मैरडल, और इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे डी.एच. रॉबर्टसन, जो इंग्लैंड के थे। जो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने जो ब्याज की दर का निर्धारण कहा था कि एक वास्तविक फिनोमिना है। ब्याज की दर निर्धारित होती है जो बचत है, जो वास्तविक बचत है वस्तुओं के रूप में, उस बचत की सप्लाई और उस बचत की मांग के द्वारा निर्धारित होती है। और लंबे समय में बचत की मांग और बचत की सप्लाई जो इन्वेस्टर्स के द्वारा की जाती है, वो दोनों बराबर होती हैं। और जिस दर पर ये बराबर होती है ब्याज की दर पर, वो ब्याज की दर प्राकृतिक ब्याज की दर कहते हैं, नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। और मार्केट में यही रेट होती है, अर्थात परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों क्या होती हैं, बराबर होती है इन द लॉन्ग रन के अंदर। जहां तक नट विक्सेल ने, उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि मार्केट के अंदर जो मार्केट की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, संतुलित मार्केट की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो प्राकृतिक मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्राकृतिक कौन सी बताई है मैंने अभी आपको, जहां पे बचत और निवेश दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वो उससे भिन्न होती है। क्या चीज भिन्न होती है? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट किससे भिन्न होती है? नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो कैसे होती है? इन्होंने बताया था कि मार्केट की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको न केवल वास्तविक कारक प्रभावित करते हैं, भी लोग कितनी बचत करते हैं और कितना निवेश करते हैं, न केवल वो कारक प्रभावित करते हैं, बल्कि बैंकिंग सिस्टम के द्वारा बैंक में कितना क्रेडिट क्रिएट किया गया, कितना शाख बनाई गई है, कितने लोगों को लोन दिया गया है, तो ये चीज भी क्या करती है, जो मॉनेटरी जो सिस्टम है, ये भी क्या करता है, ब्याज की दर को निर्धारित करता है। वास्तव में ऐसा होता है, जब मनी सप्लाई बैंक अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है, तो मनी सप्लाई बढ़ने के कारण डिमांड अगर थोड़ी है, तो मार्केट के अंदर जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, वो वास्तविक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होती है, उससे क्या हो जाती है, कम होती है। ये नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्टों की ये मुख्य विचारधारा थी, अर्थात कि जो ब्याज की दर है वो ना केवल वास्तविक कारणों से, रियल फैक्टर्स, बल्कि किससे भी प्रभावित होती है, मॉनेटरी फैक्टर से होती है। तो इन्होंने जो थ्योरी दी, इन्होंने मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निर्धारित होगी, कहाँ पे होगी, इन्होंने बताया कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लोनेबल फंड, जो ऋण योग्य कोष है, उसकी डिमांड और सप्लाई के द्वारा निर्धारित होगी। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा था कि डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ इन्वेस्टिबल फंड, इन्वेस्टमेंट के लिए जो फंड चाहिए, और वो फंड कहाँ से आता है, सिर्फ और सिर्फ सेविंग से आता है। तो वहां सेविंग की डिमांड और सप्लाई से था। और यहाँ पे क्या कहा गया है, लोनेबल फंड की डिमांड और सप्लाई के द्वारा ही मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होती है, निर्धारित होती है। तो छात्रों, अब हम पढ़ लेते हैं कि डिटरमाइन कैसे होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निर्धारित होती है। नंबर वन, की सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, ऋण योग्य जो कोष है उसकी सप्लाई कहाँ कहाँ से आती है। दूसरा, डिमांड फॉर लोनेबल फंड की उसकी डिमांड कहाँ कहाँ से आती है, लोनेबल फंड की। चार स्रोत हैं, चार सोर्सेस हैं जहां से लोनेबल फंड की सप्लाई आती है। नंबर वन सोर्स है डोमेस्टिक सेविंग से, बचत से। जब घरेलू व्यक्ति अपनी आय का हिस्सा उपभोग में ना लाकर बचत करते हैं, तो जो बचत की जो प्रवृत्ति है, वो
इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की तरह ही ब्याज की दर पर निर्भर करती है, उसके सीधा अनुपाती होती है कि अर्थात कि जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ेगी लोग बचत के लिए और ज्यादा प्रेरित होंगे। तो इस पॉइंट में और परंपरावादी अर्थशास्त्रियों में कोई अंतर नहीं है। तो जो सेविंग है वो दो सेक्टरों से आती है, जो सेक्टरों से आते हैं। अभी मैंने आपको हाउस होल्ड सेक्टर की बात करी थी, एक सेक्टर और है जो बिजनेस सेक्टर है, उससे भी आते हैं कि बिजनेस फर्म्स अपना जो कमाई करते हैं जिसको हम बिजनेस का प्रॉफिट बोलते हैं, उस प्रॉफिट में से, उस लाभ में से क्या करते हैं बिजनेस अपने शेयर होल्डरों में डिविडेंड ना डालकर अपने पास रख लेती हैं। अपने पास रखने का उद्देश्य ये होता है कि मार्केट में यदि ब्याज की दर ज्यादा है तो वो अपनी बचत को अपने निवे आगे आने वाले निवेश के लिए या अपनी जो उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए यदि मार्केट की दर ज्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ज्यादा है, तो जो कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, जो सेविंग अपनी सेविंग है वो ज्यादा करेंगे, क्योंकि यदि वो ज्यादा नहीं करती हैं देन दे हैव टू बोरो इट फ्रॉम द मार्केट, और मार्केट से उनको उधार लेना पड़ेगा, और मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ज्यादा है। तो इसलिए चाहे डोमेस्टिक सेविंग हो या बिजनेस सेविंग हो, दोनों प्रकार की सेविंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के सीधा अनुपाती होती है। मींस कि यदि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो सेविंग क्या है, ज्यादा है। दूसरी बात होती है बैंक क्रेडिट, कि बैंक जो साख देता है, बैंक भी क्या करता है कि लोगों को लोन देता है, उनके खाते खोलता है, उनके खातों में पैसे डालता है जब लोन प्रोवाइड करता है, तो इस तरह लोगों के पास परचेजिंग पावर आ जाती है। तो इस प्रकार भी मुद्रा की जो सप्लाई बढ़ती है, तो ये जो सप्लाई है, जो ये जो मनी है, ये भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करती है, सप्लाई को बढ़ाती है, लोनेबल फंड की सप्लाई को। तो ये भी ब्याज की दर के क्या होती है, सीधा अनुपाती होती है कि जैसे जैसे ब्याज की दर ज्यादा होगा तो जो बैंक्स हैं उनका जो लाभ होगा क्रेडिट देने से, जो लोन देने से जो उनको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी, तो इसलिए वो भी क्या है, ज्यादा सप्लाई करेंगे। तीसरी है यहाँ पे डिस होल्डिंग की। डिस होल्डिंग को बोलते हैं हम, डिस होल्डिंग को हिंदी में बोलते हैं असंचय करना। मीन्स या तो हम अपने घरों में अपना जो धन है उसको मुद्रा के तौर पे रख लेते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पे होल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन जब उस मुद्रा के धन को अपने पास ना रखकर किसी को उधार देते हैं या अपने काम के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डिस होल्डिंग बोलेंगे, असंचय बोलेंगे। तो ये भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के सीधा अनुपातिक है, क्योंकि यदि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगी तो घर में पैसा रखने की जो लागत है वो बढ़ जाएगी, तो इसलिए पब्लिक क्या करेगी, उसको ब्याज की दर पर उधार देगी, या उधार नहीं लेगी तो किसी अपने काम के अंदर प्रयोग, अपने ही व्यवसाय में प्रयोग करेगी, तो इसलिए डिसहोल्डिंग भी क्या होगी, लोनेबल फंड को बढ़ाती है। इसी प्रकार डिस इन्वेस्टमेंट जो होता है, विनिवेश जो होता है, वो भी लोनेबल फंड को बढ़ाता है। वो कैसे बढ़ाता है, देखिए मेरे विद्यार्थियों, कंपनियां जो होती हैं, बड़ी जो कंपनियां होती हैं, वो उनकी जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, कैपिटल्स होता है, वो हर साल कुछ न कुछ उसमें की वैल्यू कम होती जाती है। तो इसके लिए वो क्या करती हैं, इसके लिए 5-10% अपनी जो प्रॉफिट है या अपनी जो आय है या कैपिटल वैल्यू है उसकी, उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखती है। तो यदि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो उसको उधार बाहर से लेना पड़ेगा। तो इस स्थिति में वो क्या करेंगी, बजाय बाहर से लेने की, अपनी जो पूंजीगत वस्तु थी उसकी डेप्रिसिएटिंग वैल्यू के बराबर जो उसने धन रखा हुआ था, वो उस पूंजी में ना लगाकर अपना जो नया निवेश करने के लिए लगाएंगे, क्योंकि उस पूंजी में जो आय प्राप्त होती है और मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो पूंजी से जो वर्तमान पूंजी से जो आय प्राप्त होती है वो परसेंटेज कम है, और मार्केट रेट ऑफ परसेंटेज क्या है, इस स्थिति में ज्यादा है। इसलिए कंपनियां अपने पास वो वैल्यू उधार ना रखकर, उस वैल्यू को, डेप्रिसिएटिंग वैल्यू को अपने पास ना रखकर क्या करेंगे, अपने ही व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए लगाएंगे। तो इस प्रकार वो पैसा, जो डेप्रिसिएटिंग का पैसा था, वो किस रूप में आ गया, यहाँ पे लोनेबल फंड में आ गया है, अपने ही बिजनेस के अंदर आ गया। तो इसलिए देखिए मेरे विद्यार्थी, ये चारों सोर्सेस क्या करती है, लोनेबल फंड को बढ़ाती है, चाहे वो बैंक क्रेडिट हो, हाउस होल्ड सेविंग हो, या डिसहोल्डिंग हो, या इन्वेस्टमेंट हो। तो ये थी हमारी सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। तीसरी जो बात दूसरी जो बात है नेक्स्ट, वो है डिमांड कहाँ कहाँ से आती है, लोनेबल फंड किसको और किस रूप में चाहिए।
नंबर वन फंड की जरूरत पड़ती है, जो मेजर सोर्स होता है, जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो इन्वेस्टमेंट का, कि किसी को लोन किस लिए चाहिए, ताकि वो बिजनेस खोले, अपने बिजनेस का विस्तार करे, निवेश करे। नंबर वन तो है। और आपको पता है निवेश करने से पूंजी बढ़ेगी, पूंजी बढ़ने से क्या होगा, पूंजी की सीमांत उत्पादकता घटती चली जाएगी। इसलिए आप यदि ब्याज की दर कम मिल रही है आपको, तो आप निवेश ज्यादा करेंगे। तो मीन्स कि इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड है वो ब्याज के रेसिप्रोकल होती है। यदि ब्याज की दर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी, तो पूंजी की लागत कम हो जाएगी, तो वो पूंजी लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा। ये हमने इसके द्वारा दिखाया। दूसरा है डिस सेविंग के द्वारा। यहाँ मैंने कंजप्शन ऑब्लिक किया है, यहाँ पे डिस सेविंग। डिस सेविंग क्या होती है, जब आप अपनी आय, जो भी आय कमाते हैं, उस आय से ज्यादा आप क्या करते हैं, खर्च करते हैं। तो क्या मीन्स हुआ कि आपने कहीं से उधार लिया, कहीं बैंक से उधार दिया या किसी अन्य व्यक्ति से लिया, तो आपने क्या किया, उस फंड की मांग करी है आपने यहाँ पे डिस सेविंग के तौर पर, उपभोग करने के लिए, ज्यादा उपभोग करने के लिए। तो ये भी, यदि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगी, तो डिस सेविंग कम करी जाएगी, कंजप्शन कम किया जाएगा, क्योंकि उसकी लागत बढ़ जाएगी। और यदि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, कम होगी, तो डिस सेविंग क्या हो जाएगी, ज्यादा की जाएंगी, क्योंकि लोन लेने सस्ते हो जाएंगे। कभी गाड़ी खरीदो, कभी मकान बनाएंगे हम, कभी कोई और ड्यूरेबल कोई गुड्स है वो खरीद लेंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, डिमांड इसकी बढ़ जाएगी। तीसरा जो स्रोत है लोनेबल फंड का डिमांड का, वो है होल्डिंग। यदि ब्याज की दर कम है, तो पब्लिक अपने पास पैसा अपने पास रखना पसंद करेगी। और यदि ब्याज की दर ज्यादा है, तो पब्लिक अपने पास क्या करेगी, पैसे को अपने पास ना रखकर मार्केट में ज्यादा ब्याज की दर पर उसको क्या करेगी, उधार दे देगी, या किसी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, या किसी अन्य बैंक के सर्टिफिकेटों में, जैसे फिक्स डिपॉजिट वगैरह, तो उसमें निवेश करेगी। तो ये हमने देखा प्रिय छात्राओं कि लोनेबल फंड की सप्लाई जो 4 जगह से आती है और डिमांड जो 3 जगह से आती है, ये देखा। अब हम इसी चीज को ग्राफिकल तरीके से समझते हैं, डायग्राम की सहायता से। यहाँ पे जो पैनल जो मेरे लेफ्ट साइड में है, उस पैनल में मैंने एक्स एक्सिस पर लोनेबल फंड की डिमांड और सप्लाई दिखाई है, और वाई एक्सिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई है। ये जो पैनल फर्स्ट है, इसमें डिमांड और सप्लाई के जो विभिन्न कंपोनेंट्स है सबको दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे सप्लाई का कंपोनेंट है फर्स्ट, यहाँ पे अगर मैं इस साइड से चलूँ, ये सबसे ज्यादा बड़ा कंपोनेंट होता है मेजर, ये सप्लाई है का सेविंग का कंपोनेंट है। एस एस मीन्स सप्लाई ऑफ सेविंग, बचत का कंपोनेंट। तो यदि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 है, काफी ज्यादा है, तो पब्लिक ज्यादा सेविंग करेगी। कितनी सेविंग करेंगी, R2 से लेकर S2 तक की बहुत ज्यादा सेविंग करेगी। इसी प्रकार जो बैंक्स हैं, जिसको हम बैंक की जो क्रेडिट जो निर्माण किया गया बैंकों के द्वारा, मुद्रा की जो सप्लाई बढ़ाई गई है मनी, तो मैंने इसको दिखाया यहाँ पे SM के द्वारा, सप्लाई ऑफ मनी। वो भी मार्केट अगर ज्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो R2 पर R2 और S3 के बराबर कुल मुद्रा की सप्लाई करेंगे, बैंक की मनी की सप्लाई करेंगे। डिसहोल्डिंग की अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, वो भी क्या, ब्याज की दर ज्यादा है, तो लोग अपने पास पैसा ना रखकर लोन देने के लिए तैयार होंगे, तो इसलिए इसकी सप्लाई भी क्या होगी, R2 पर R2 और S2 के बराबर। इसी प्रकार यदि डिसइन्वेस्टमेंट है, आप अपने पास पैसा रखा हुआ बैंक कंपनी के पास, वो कंपनी भी क्या करेगी, बजाय मार्केट से लेने के लिए अपने नए उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अपने पास ही प्रयोग करेगी। तो इसलिए ज्यादा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, R2 और S1 के बराबर होगी। तो आप देख रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों कि यदि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, R2 है, तो जो टोटल सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड होगी वो इन सब का हॉरिजॉन्टल जोड़ होगी, R2 से लेकर S1 ये, फिर इसमें जोड़ेंगे हम R2 से लेकर S2 ये, फिर हम इसको जोड़ेंगे R2 से लेकर S3 ये, और R2 से लेकर S4 ये चारों हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है, ये जोड़ने के बाद हमारी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो R2 और S2 के बराबर होगी। यहाँ छात्रों आपको पता, ये आपको लग रहा होगा कि अगर हम इन डिस्टेंस को जोड़ें, तो ये डिस्टेंस काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू अच्छी है। लेकिन ये मान लेते हैं कि ये जो स्केल है इस एक्सिस पर, ये हमने छोटी सी पॉइंटों में ज्यादा चीजें दिखाई हैं। सपोज ये 10 पॉइंट है, ये यहाँ पे 15 पॉइंट है, और यहाँ पे ये 20 पॉइंट है, और यहाँ पे ये 30 है। तो 30 और 20 50, 50 और 15 65,
और 10.75। तो यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है R2 और S2, इस ग्राफ, इस डायग्राम के अंदर राइट साइड वाले में वो 75 पॉइंट दिखाता है, जो इन सभी कर्वों का हॉरिजॉन्टल जोड़ दिखाता है। ये दिखाता है कि जब ज्यादा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो टोटल लोनेबल फंड की सप्लाई इतनी है, इन कंपोनेंट से आती है। यदि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, R1 के बराबर है, तो इनकी सप्लाई क्या होगी, डोमेस्टिक भी डिस सेविंग कम करेंगे, सॉरी क्या डिस इन्वेस्टमेंट कम होगा, होल्डिंग भी कम होगी, अपने पास रखेंगे, और बैंक भी कम लोन देना पसंद करेंगे, और क्या करेंगे यहाँ पे सप्लाई ऑफ सेविंग भी क्या हो जाएगी, कम हो गई। तो इसलिए मार्केट में R1 में जो सेविंग होगी वो काफी कम हो जाएगी, R1 और S1 के बराबर होगी। तो टोटल लोनेबल फंड का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्लोप का होगा। मींस यदि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके विपरीत यदि हम डिमांड की बात करें, डिमांड का जो फर्स्ट कंपोनेंट ले लेते हैं हम, डी आई मीन्स डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट। यदि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो डिमांड फॉर काफी कम है, R2 और D3 के बराबर है। और यदि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, R1 से लेकर यहां तक की ये बहुत ज्यादा डिमांड है। क्योंकि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इन्वेस्टमेंट करने से पूंजी बढ़ेगी, पूंजी की सीमांत उत्पादकता कम होने के कारण उससे उत्पादन कम होगा, इसलिए आप पूंजी तभी ज्यादा बढ़ाएंगे जब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी। इसी प्रकार ये डीसीए कंजप्शन के लिए मांग है, और डीएच क्या है, ये होल्डिंग के लिए मांग है, संचय करने के लिए। तो ब्याज की दर अगर ज्यादा है ना तो कोई अपने पास होल्डिंग करेगा, क्योंकि बाहर कमाई ज्यादा होगी, किसी को लोन देने से, किसी को उधार देने से, गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी खरीदने से, बैंक में जमा कराने से, क्योंकि वहां ब्याज की दर ज्यादा मिल रही है। कंजप्शन भी आप कम करेंगे क्योंकि महंगा पड़ जाएगा कंजप्शन आपको ब्याज के रूप में। और तीसरा, सेविंग इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे क्योंकि लागत ज्यादा आ रही है। तो इसलिए जो आपका टोटल डिमांड होगी वो R2D1 प्लस R2D2 प्लस R2 और D3 और विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू R2 एंड D2 के बराबर आएगी। तो आप ये देख रहे हैं कि मार्केट में ब्याज की दर यदि ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, किसकी, लोनेबल फंड की। तो इस प्रकार यदि मार्केट की रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो सब डिमांड क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। तो ये यहाँ देख रहे हैं कि डिमांड जो क्रम है लोनेबल फंड का वो ब्याज की दर के रेसिप्रोकल है, उल्टा अनुपाती है, और जो सप्लाई क्रम है वो क्या होता है, उसके सीधा अनुपाती है। तो लो इन अर्थशास्त्रियों के जो नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उनके अनुसार ब्याज की दर यहाँ पे निर्धारित होगी ई पॉइंट पर, जहां पर ब्याज की दर है R0, और इस R0 ब्याज की दर पर ब्याज लोनेबल फंड की सप्लाई है SS कर्व के द्वारा दिखाई गई है R0E के बराबर, और लोनेबल फंड की डिमांड है R0 और E के बराबर। तो मींस यहाँ पे इस ब्याज की दर पर डिमांड भी और सप्लाई भी दोनों ही बराबर है, इसलिए मार्केट क्या होगी, क्लियर होगी। लेकिन यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट में सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर हो, क्योंकि ये थ्योरी क्या कहती है, पूरे लोनेबल फंड की डिमांड और सप्लाई बराबर है, ना कि सेविंग है। तो इसलिए मार्केट की जो रेट है वो नेचुरल जो रेट होती है परंपरावादियों के अनुसार, नेचुरल कौन सी, जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होंगी, वो क्या होंगे, वहां पे बराबर हो। ये जो दोनों मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं हम, और नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों ही बराबर हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो छात्रों अभी आपने देखा कि लोनेबल फंड थ्योरी में जो मुख्य स्ट्रेस दिया गया है कि ब्याज की दर की निर्धारण में जो मुख्य तत्व जो शामिल होते हैं वो ना केवल वास्तविक तत्व है बल्कि मौद्रिक तत्व भी उसके अंदर शामिल होते हैं। तो इस प्रकार हमने ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू लोनेबल फंड थ्योरी और न्यू क्लासिकल थ्योरी सीखा। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।